स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल स्वराज क्लासेस पे। हम लोग क्लास 8 के हिस्ट्री को पढ़ रहे थे, जहां हम लोग ने अब तक यूरोपीय कंपनी का भारत में विस्तार, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में विस्तार, जिसमें कई प्रकार के युद्ध को देखे हम लोग। प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, मैसूर और कई प्रकार की संधियों को देखे, जिसपे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने साम्राज्य का विस्तार करती है, अपने कंपनी का विस्तार करती है। और आज हम लोग क्लास 8 के हिस्ट्री का चैप्टर 3 ग्रामीण क्षेत्रों पे शासन हम लोग देखेंगे। आज ग्रामीण क्षेत्रों पे शासन, किस प्रकार अंग्रेज ग्रामीण क्षेत्रों पे शासन करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र पे अपने आप को मजबूत करते हैं। आगे बढ़ते हैं। कंपनी की आमदनी और कंपनी दीवान बन गई। इससे पहले एक छोटा सा पृष्ठभूमि हम लोग देखते हैं कि आप लोग को याद होगा बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? कमेंट बॉक्स में लिखें बक्सर का युद्ध। कमेंट बॉक्स में लिखें, उसके बाद बताएंगे। बक्सर का युद्ध 1764 में। प्लासी का युद्ध कब हुआ तो ये आप बताइए। बक्सर के युद्ध 1764 के बाद अंग्रेज जीतते हैं, अंग्रेज को विजय होती है। तो मुगल बादशाह ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवान का अधिकार दे देती है। दीवान का अधिकार दे देती है किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। और कंपनी बोलती है कि आपको दीवान के रूप में तैनात कर देती है, जिसमें 1765 में, उसके बाद 1765 में अब उनका अधिकार राजस्व वसूली का था, मतलब टैक्स लेना। अब जो टैक्स लेगा वही तो अब आगे का चलाएगा, रुपया का जो देख रेख कर। अभी तक कंपनी अपने विस्तार कर रही थी, लेकिन अब उसे टैक्स लेने का भी अधिकार मिल गया था दीवान के रूप में। अब प्लासी के युद्ध का अब तक कमेंट बॉक्स में डालिए। इससे कंपनी, जब दीवान का अधिकार मिला कंपनी को, तो कंपनी ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्र को शासित करना शुरू कर दी। ग्रामीण क्षेत्र में शासित करना शुरू कर दी। आगे बढ़ते हैं। कंपनी दीवान बन गई। तो कंपनी, अब हम लोग देखते हैं, कंपनी दीवान तो बन गई, लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारी ही मानती थी। तो कंपनी दीवान तो बन गई, लेकिन अभी भी खुद को व्यापारी ही मानती थी। स्वाभाविक है, ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के लिए भारत में आई थी, लेकिन बक्सर के युद्ध के बाद मुगल शासक ने उसे दीवान बना दिया। दीवान बना तो वो उनको टैक्स वसूली का भी काम मिल गया। अब टैक्स भी देख रहे थे। उनकी कोशिश यही थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करें और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशम कपड़ा खरीदें। मतलब यहाँ पे जो खरीदारी करने आए थे, तो कम कीमत पर वो कपड़ा को खरीदें, सूती कपड़ा को खरीदें और रेशमी कपड़ा को खरीदें, और अधिक से अधिक ज़्यादा टैक्स वसूलें। मतलब टैक्स हमको ज़्यादा मिले और पेमेंट हम कम करके अपना सामान खरीद कर अपने देश चले जाएं। इससे पहले क्या होता था कि कंपनी ब्रिटेन से, अपने देश से सोना और चांदी मंगाती थी, गोल्ड और सिल्वर मंगाती थी, जिससे वो यहाँ के सामान को खरीदती थी, उसको देती थी और उनके एवज में वो सामान को लेती थी। लेकिन क्या हुआ, जब वो राजस्व करने लगी, राजस्व की रुपया को इकट्ठा करने लगे, तो वो क्या किए, अब यहाँ से गोल्ड और सिल्वर, सोना और चांदी मंगाना छोड़ दिए, बंद कर दिए। और क्या किए, जो पैसा इकट्ठा होता था बंगाल में अब बंगाल में इकट्ठे होने वाले पैसे से ही निर्यात की चीज़ों को खरीदती थी। अब बाहर से अपने देश से पैसा नहीं मंगा रहे, हमारे देश से ही पैसा को मंगा रहे। मतलब आप ऐसे समझिए कि एक बड़ा सा स्पंज को पानी में डुबा रहे हैं और उससे जो
जल ले रहा है उसको अपने देश में निचोड़ रहे हैं। एक बहुत बड़े बात आदमी बोले भी थे इसमें कि अंग्रेज एक बड़े से स्पंज को यहाँ के जल में डुबा के और अपने नदी में जाके गाड़ रहा है, तो यहाँ का धन को अपने देश ले जा रहा है। ठीक है, और इसको भी ड्रेन ऑफ वेल्थ भी कहते हैं। उसके बाद क्या होता है इस प्रकार, तो बंगाल में ऐसे करने से बंगाल में एक आर्थिक संकट पैदा हो जाता है। जिस प्रकार से बंगाल में राजस्व का वसूली किया जा रहा था, वहाँ के लोगों में असुरक्षा पैदा हो गया अपने भविष्य को लेके। तो क्या बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही थी। कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीज़ों को कंपनी को जबरन देनी पड़ती थी। मतलब कोई भी सामान 100 रुपया का है, 90 रुपया में उसको देना पड़ता था, ज़बरदस्ती देना पड़ता था। तो जिसके कारण क्या हुआ कि अगर आपका लागत भी नहीं निकल रहा तो आप उस जगह को छोड़ के चले जाएंगे। तो वहाँ के जो कारीगर थे वो भी गांव को छोड़कर भाग रहे थे क्योंकि कम कीमत पर उनको सामान देनी पड़ रही थी। किसान भी अपनी लागत को नहीं चुका पा रहे। किसान जो खेती कर रहे थे वह भी अपनी लागत को नहीं चुका पाए थे। लागत भी नहीं निकाल पा रहे थे और लगान भी जो उनको टैक्स दिया गया वो भी वो चुका नहीं पा रहे थे। खेती का पतन बहुत तेज़ी से होने लगा। सीधी सी बात है, हम इतने बड़े खेत में कोई भी सामान उगा रहे हैं, मान लीजिए 1000 रुपया का सामान है और उस पर टैक्स भी लगा हुआ है और इसका 10% हमको देना भी है, तो मान लीजिए कि 100 रुपया हमको देना भी है उसको। उसके बाद हम बिक्री भी कर रहे हैं तो उससे टोटल कम टैक्स देने बिक्री करने के बाद भी अगर हमारा लागत नहीं निकल पा रहा है, अगर हमें बचत नहीं पा रहा है, हम एक्सेस मनी में नहीं आ पा रहे हैं, तो क्या पैदा खेती करने से, तो खेती का भी पतन होना शुरू हो गया। उसी समय 1770 के दशक में 1770 में बंगाल में अकाल आया। अकाल मतलब होता है कि जहाँ पे खाने पीने का एकदम अकाली हो गया, खाने पीने का बिल्कुल ही कुछ नहीं रहा, जिससे बंगाल में लगभग 1 करोड़ लोग की मौत हो गई। सोच लीजिए, इस अकाल से बंगाल में 1 करोड़ लोग की मौत हो गई और इस लगभग बंगाल का 1/3 आबादी इसी अकाल में समाप्त हो गया। देखिए किस प्रकार से चीज़ें होती हैं। अंग्रेज जैसे ही ग्रामीण इलाकों में आया, उनका शोषण शुरू हो गया। वो शोषण करने लगे किसान को, कारीगर को, वहाँ के लोगों को, कि वहाँ के लोगों के पास खाना खाने तक की भी रुपया नहीं रहा। ये सब को देखते हुए आगे चल के एक सुधार लाया गया जिसको कहते हैं खेती में सुधार, जिसको हम लोग अस्थाई बंदोबस्त के रूप में भी जानते हैं। एक बंदोबस्त लाएगा जिसको हम लोग अस्थाई बंदोबस्त कहते हैं, अस्थाई बंदोबस्त कहते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था। इसके बारे में हम आगे भी बताएंगे। हम आपको आगे बताएं। कंपनी के ज़्यादातर अफसरों को यह लगने लगा कि ज़मीन में निवेश करना, खेती में सुधार लाना ज़रूरी है। मतलब लगने लगा कि अब ज़मीन में निवेश करना है, निवेश मतलब खर्च करना है, और खेती में सुधार लाना है जिससे वहाँ के लोगों की आमदनी बढ़े, लोग खेती करें, जिससे कंपनी को फ़ायदा है। इसके लिए 1773 में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर लिखिएगा। अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लाया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। कब? 1793 में। बंदोबस्त की शर्तें का हिसाब से राजा और तालुकदार जमींदारों के रूप में मान्यता दे दी गई और राजा और तालुकदार को जमींदार बना दिया। जमींदार मतलब ज़मीन का मालिक बना दिया गया। उन्हें किसान से लगान वसूल मतलब टैक्स कलेक्टर, भैया ये क्या करेंगे? टैक्स वसूलेंगे और कंपनी को देंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी को देंगे। डायरेक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी अब टैक्स नहीं वसूल रही थी, अब माध्यम बना ली। ज़मींदार उनके लिए टैक्स वसूलते थे किसान से और ईस्ट इंडिया कंपनी को देते थे। उन्हें किसान से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंप दिया गया। मतलब किसान से आप वसूलेंगे और कंपनी को
राजस्व चुका देंगे। राशि अस्थायी रूप से तय की कर दी गई, मतलब जो भी है राशि को एकदम बिल्कुल तय करे, इतना राशि हमको चाहिए, इतना % हमको चाहिए। भविष्य में किसी प्रकार का इजाफा नहीं होगा, मतलब हम जो 1000 रुपया फिक्स कर दिए हैं या हम 10% फिक्स कर दिए हैं, उतना हमको चाहिए, या तो आपका उपज हो या ना हो, किसी परिस्थिति में हमको टैक्स चाहिए। अगर आपका उपज बहुत ज़्यादा हो गया फिर भी हमको 10% ही चाहिए, समझाने के लिए बोल रहे हैं, या कम हो गया फिर भी हमको 10% ही चाहिए। इसमें किसी प्रकार का इफ वट नहीं होना चाहिए। बंदोबस्त में समस्या, आगे बढ़ते हैं। इस बात को समझ पा रहे हैं अभी तक आप लोग? मेन इसमें समझना है कि अस्थाई बंदोबस्त क्या है। अस्थाई बंदोबस्त हम आपको आगे समझाएंगे। अस्थाई बंदोबस्त में समस्या पैदा कर दी गई। अभी ज़मींदार ज़मीन में सुधार के लिए खर्च नहीं कर रहे थे। अब मतलब देखिए क्या था, किसान खेती करता है, खेती करेगा किसान, अनाज उपज जो भी उपज करेगा। इसके बीच में एक आदमी आ गया, ज़मींदार। इसके बीच में एक ज़मींदार आ गया। और ज़मींदार किसान क्या टैक्स दिया ज़मींदार को। ज़मींदार टैक्स दिया कंपनी को, मतलब फिक्स टैक्स देगा। जो फिक्स कर दिया है वही टैक्स कंपनी को वो देगा। और जो रेस्ट बचा हुआ जो रुपया बचा, उसको निवेश करना था। उसको कहाँ? कृषि में। हम लोग ऐसे समझते हैं। किसान मान लीजिए 1000 रुपये का चीज़ उगाया, टैक्स में वो लगभग मान लीजिए 500 रुपया ज़मींदार को दिया। ज़मींदार कंपनी को 300 रुपया दिया। ये जो बचता है रुपया 200, उसके बाद ये जो रेस्ट बच रहा है रुपया, मान लीजिए 100-150 जो भी बच रहा है, इसका क्या करना था? निवेश करना था। कहाँ निवेश? कृषि में निवेश करना। निवेश करेंगे तब ना पैदावार बढ़िया होगा। तो ये तो फिक्स था, ये फिक्स है, इससे वट नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपनी ने जो राजस्व तय किया था तथा नहीं तय होगा, यहाँ पर तय किया था, वो इतना ज़्यादा था कि उसको चुकाने में ज़मींदारों को कठिनाई होती थी। और वो जितना टैक्स फिक्स कर दिए थे उसको चुकाने में ज़मींदारों को कठिनाई होती थी। मतलब इतना ज़्यादा रुपया टैक्स कर रहे थे, मतलब क्या कि अगर 400 रुपया टैक्स मिल रहा है तो लगभग हमको 350 चाहिए। इतना ज़्यादा कर दिया कि ज़मींदारों को चुकाने में कठिनाई हो रही थी। जो ज़मींदार टैक्स नहीं चुका पाते थे उनकी ज़मींदारी रद्द कर दी या छीन दी जाती थी। मान लीजिए ये एक गांव है, इस गांव का ज़मींदार राम है। इनको बोल दिया गया कि आपको 300 रुपया महीना देना है, पर मंथ देना है। और अगर ये 300 रुपया मंथ नहीं चुका पाए कंपनी को, तो क्या करा जाता था? इनकी ज़िम्मेदारी को रद्द कर दिया जाता था और ये ज़िम्मेदारी किसी और को दिया था। क्या होता था? किसान सेम गांव के और राम भी जो ज़मींदार थे, ज़मींदार भी सेम गांव के। तो अगर ये कम भी देता था तो अपने पॉकेट से लगा के दे देते थे कि जिससे मेरी ज़मींदारी रद्द ना हो। और लास्टली फ़ायदा कंपनी के ही होना है। लास्टली फ़ायदा जो हो रहा है कंपनी को ही हो रहा है, क्योंकि सीधी सी बात है, कंपनी का तो कोई वो नहीं है। कंपनी तो उसको अपना पेमेंट चाहिए ही चाहिए, अपना पेमेंट चाहिए, उससे कोई वेट नहीं है। अगर अब देखिए बीच में किसान है, बीच में ज़मींदार है। ज़मींदार अगर टैक्स नहीं दिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है को किसान से कोई मतलब नहीं है, उसको मतलब है इससे। अगर ये टैक्स नहीं दिया तो इसका ज़मींदारी रद्द किया गया, तो हर हाल में किसान को टैक्स देना था अपनी ज़मींदारी बचाने के लिए, ज़मींदार को टैक्स देना था अपनी ज़मींदारी बचाने के लिए।
तो ज़मींदार के पास इतना टैक्स नहीं बच पा रहा था, टैक्स नहीं हो पा रहा था जिससे वो चुका पाते, जिससे उनकी ज़िम्मेदारी क्या किया जाता, छीन ली जाती थी या रद्द कर दी जाती थी। सबके बीच में फ़ायदा किसका, कंपनी का हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। बाजार में बदलाव। अब थोड़ा सा ज़मींदारों को थोड़ा सा फ़ायदा होगा जब 19वीं सदी में बाज़ार में थोड़ा बदलाव होगा, सब चीज़ों में विस्तार होगा, चीज़ें में थोड़ी महंगाई होगी। तो 19वीं सदी के पहले दशक में बाज़ार की कीमतें बढ़ी, धीरे धीरे खेती में विस्तार होने लगा। अब खेती में विस्तार होने लगा, बाज़ार में विस्तार होने लगा, जिससे ज़मींदारों की आमदनी बढ़ी, आमदनी में सुधार आया। लेकिन ज़मींदारों को अभी भी ज़मीन की बेहतरी की कोई दिलचस्पी, मतलब क्या है कि इधर लंबे टाइम तक ये नुकसान में था, और जब मार्केट बढ़ा, मार्केट अच्छा हुआ, गुड मार्केट हुआ, तो इनकी आमदनी बढ़ी। तो अब भी इनको अपना ज़मीन में किसी प्रकार का कोई दिलचस्पी नहीं था कि ज़मीन में निवेश करना है। क्यों नहीं? क्योंकि बहुत दिन तक लॉस में थे ही। अब इनको रुपया आने लगा तो इनको अब किसी प्रकार का शौक, मतलब वो इनके पास दिलचस्पी नहीं था कि ये किसी प्रकार का ज़मीन में बेहतरी के दिलचस्पी का। दूसरी तरफ गांव के किसान को यह व्यवस्था बहुत दमनकारी लग रही थी, क्योंकि किसान का आमदनी बढ़ा लेकिन उनका टैक्स भी तो बढ़ रहा है, ज़मींदार उनसे ज़्यादा टैक्स ले रहे हैं, तो लास्ट किसान का तो कोई फ़ायदा हो नहीं रहा है, किसान को किसी प्रकार का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो दूसरी तरफ गांव के किसान की यह व्यवस्था बहुत दमनकारी लग रही थी। किसान का लगान बहुत ज़्यादा था, लगान चुकाने के कारण उन्हें महाजन से कर्ज लेना पड़ता था। सीधी सी बात है कि अब उनको लगान चुकाना है तो किससे कर्ज लेंगे, महाजन से। महाजन कौन थे, यही ज़मींदार थे। तो किसी तरीके से कान पकड़ रहे हैं, काम वही हो रहा है। एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी को फ़ायदा हो रहा है, अब ज़मींदार को फ़ायदा हो रहा है, लेकिन किसान पहले भी नीचे था, अभी भी नीचे है। अगर अब देखिए, वहाँ पे था कि ज़मींदार अगर टैक्स नहीं चुका पाते थे तो उनको ज़मींदारी रद्द कर दी जाती थी, और यहाँ पे अगर किसान लगान नहीं चुका पाते थे उन्हें ज़मीन से बेदखल कर दिया जाता था। अब सोचिए कि किसान को भी उसके ज़मीन से बेदखल, अगर किसान को उसके ज़मीन से ही बेदखल कर दिया जाए तो किसान करेगा क्या? किसान को मरने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। ये थी अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली। अब हम लोग समझते हैं अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली होता क्या है। उम्मीद करते हैं आपको ये सब चीज़ समझ में आया होगा। बहुत इम्पॉर्टेंट है, आराम से समझिएगा चीज़ों को, इससे अक्सर क्वेश्चन बनता है। तो हम लोग क्या समझें, अस्थाई बंदोबस्त लिखते जाएंगे। इसको इंग्लिश में कहते हैं परमानेंट सेटलमेंट, इंग्लिश में कहते हैं इसको परमानेंट सेटलमेंट। क्या था, कब आया, लागू कब हुआ, जैसे लिख रहे हैं उसे लिखेंगे। 1793 ईस्वी में, 1793 ईस्वी में। कौन लागू किया, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन लागू किया, लॉर्ड कॉर्नवालिस वाला लगा क्या? ठीक है, हो गया। कहाँ लागू किया गया और किसने लागू किया? किसने लागू किया मतलब किसने लागू किया, किसने लागू किया, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया। कहाँ लागू हुआ, कौन कौन से स्थान पर लागू हुआ, इसको हम लोग देखते हैं। तो यह मुख्य रूप से, सब नोट डाउन करना है, मुख्य रूप से बंगाल, बिहार और उड़ीसा, क्योंकि बंगाल का ही उसको दीवान घोषित किया गया था, इसलिए उसे यही तीनों जगह पे
बनाया गया, क्योंकि बंगाल प्रेसिडेंसी में ही आता था ये लोग, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। अब आप लोग समझ रहे होंगे अस्थाई बंदोबस्त क्या था। लिख लेते हैं, अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त क्या था, लिखेंगे पॉइंट वाई। यह ब्रिटिश सरकार और जमींदारों के बीच एक भूमि राजस्व समझौता था। क्या था? ब्रिटिश सरकार और जमींदारों के बीच भू राजस्व समझौता था। इसके तहत, अस्थाई बंदोबस्त के तहत, इसके तहत जमींदारों को जमीन का वास्तविक मालिक मान लिया गया। जमीन का मालिक कौन होगा? जमींदार होगा, मान लिया गया। क्या था? फिक्स टैक्स था। फिक्स टैक्स, निश्चित टैक्स, निश्चित टैक्स, तो निश्चित राशि देना था, तय कर दी गई। मतलब भविष्य में बढ़ोतरी नहीं, मतलब भविष्य में बढ़ोतरी नहीं। समझ रहे बात को? फिक्स है, भविष्य में बढ़ोतरी नहीं किया गया। अब आखिरी देखते, थोड़ा सा बस देख लेते हैं। देखिए, इम्पॉर्टेंट चीज़ों को जो है थोड़ा सा ऊपर वाला चीज़ है, ये सब बस समझाने के लिए कर रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए एक्चुअली में होता क्या था, जिससे आप लोगों को तर्क समझने और चीज़ों को समझाने में आसानी होगा और ख़ुद आपको समझने में होगा कि आखिर क्या बात था कि हमारा देश इस प्रकार से अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हुआ, कितना विद्रोह हुआ, कितने लोगों को शोषण करना पड़ा। मतलब जो कुल राजस्व होता था, कुल जो टैक्स होता था, देखिए कुल जो टैक्स था उसका 10/11 भाग कंपनी को देना था, और शेष जो बचता था, शेष टैक्स 1/11 भाग जमींदार को। ये था। और किसान का क्या था? किसान की स्थिति बहुत दयनीय थी। किसान टैक्स चुका नहीं पा रहे थे, किसान किराया चुका नहीं पा रहे थे, जिसके कारण क्या था, उनकी ज़मीन को भी छीन लिया जा रहा था। और अधिक टैक्स होने पे ज़मींदार अगर समय पे नहीं चुका पाते थे, ज़मींदार की ज़मींदारी को नीलाम कर देता है। यही हमारा ज़मींदारी अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली था। इसको ज़रूर आप इम्पोर्टेंट लिखेंगे। हम एक बार पहले समझा देते हैं।
अस्थाई बंदोबस्त लागू कब किया, इंपॉर्टेंट लगा होगा। 1793 ईस्वी में किसने लागू किया, लॉर्ड कॉर्नवालिस। उस वक्त लॉर्ड कॉर्नवालिस कहाँ मुख्य रूप से, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। आप जान रहे हैं कि बक्सर युद्ध के बाद ये लागू किया गया। तो बक्सर का युद्ध बंगाल, उड़ीसा और बिहार जो था एक ही भाग में था। बाद में इसको वाराणसी में भी लागू किया गया कुछ क्षेत्रों में। अस्थाई बंदोबस्त क्या है, या ब्रिटिश सरकार और जमींदारों के बीच भू राजस्व का समझौता था। इसके तहत जमींदारों को ज़मीन का वास्तविक मालिक मान लिया गया। जमींदारों को ज़मीन का वास्तविक मालिक मान लिया गया। निश्चित टैक्स की राशि तय कर दी गई, जितना टैक्स है उतना निश्चित कर दिया और भविष्य में उसकी बढ़ोतरी नहीं किया जाएगा। मतलब कैसे टैक्स था, कुल टैक्स अगर 10/11 भाग कंपनी को देना होता था, जितना भी टैक्स था उसका 10/11 भाग कंपनी को देना था, शेष 1/11 भाग जमींदार को मिलता था। हमारी टॉपिक आज की यही है जिसको हम लोग पढ़ें। आगे इसमें और भी कुछ है, और भी देखना है किस प्रकार फिर इसमें परिवर्तन होगा। महलवाड़ी प्रथा आएगी, महलवाड़ी टैक्स प्रणाली आएगा। धीरे धीरे हम चीज़ों को पढ़ेंगे, समझेंगे। उम्मीद है आपको क्लास समझ में आ रहा होगा, आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, रिलेट कर पा रहे होंगे। रिलेट इससे करिए कि पिछले क्लास में जो पढ़ाया गया है और अभी के क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है, दोनों को अगर रिलेट करके चलेंगे तो आपको हिस्ट्री ज़्यादा आसानी समझ पे आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए हम बक्सर का चर्चा किए, पलासी का चर्चा किए, बंगाल, उड़ीसा, बिहार का चर्चा करें। आगे भी हम लोग जब पढ़ेंगे जिसमें हम लोग आगे के अन्य राज्यों का भी चर्चा करेंगे। इसलिए चीज़ों को रिलेट करके अगर हम पढ़ेंगे तो हिस्ट्री पढ़ने में ज़्यादा ही आसान होगा और आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे, अच्छे से गो थ्रू कर पाएंगे और जिससे आगे चल के आपको आसानी होगा। ऐसा नहीं कि सिलेबस की सिर्फ क्लास 8 में समाप्त हो जाएगा या क्लास 8 के ही है, आगे भी आप पढ़ेंगे तो क्लास 10th में भी, क्लास 12th में भी आपको इससे क्वेश्चन बनता है। अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, महलवाड़ी बंदोबस्त किस पर क्या है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे चीज़ों को थोड़ा डीपली हम पढ़ा रहे हैं, चीज़ों को समझा के पढ़ा थोड़ा समय लग रहा है, तो आप समय के साथ पढ़िए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कमेंट में अपना नाम और रोल नंबर ज़रूर लिखिए, जिससे हमको मालूम चलेगा कौन कौन पढ़ रहे हैं। अभी तक उम्मीद लग रहा है कि हमको 50% बच्चा भी हमारे जिसको टारगेट करके चल रहे हो क्लास को नहीं देख पा रहे हैं स्कूल के। तो आप ज़रूर अपने दोस्तों को बोलें कि क्लास देखने के लिए। आने वाले समय में इसी से एग्ज़ाम का भी व्यवस्था किया जाएगा, तो आप ज़रूर इस चीज़ को देखें और चीज़ों को समझने का कोशिश करें। और अपने बारे में जो भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे हमको समझ में आएगा आप कितना पढ़ पा रहे हैं, क्या नहीं समझ पा रहे हैं। कुछ चीज़ों को ठीक किया जा सकता है, बाकी आपके हाथ में, आप क्या चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें, अच्छे से रहें, पढ़ाई करें और एंजॉय करें। बहुत बहुत धन्यवाद।